देश में एक बड़ी आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। कोरोना से मुकाबले में ये देश की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के उभार ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नया वेरिएंट कितना अलग है, लोग क्या सावधानियां रखें कि कोरोना वायरस फिर से प्रभावी ना हो, बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतें, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं एम्स भोपाल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। कई देशों में ये फैल चुका है। भारत में भी इसके कई केस मिले हैं। डेल्टा वेरिएंट से ये कितना अलग है? जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो उसने बहुत तबाही दुनिया में, हमारे देश में नहीं, ओरिजिन हमारे यहाँ हुआ, बट सारे दुनिया में इसने तबाही मचाई। और अभी भी डेल्टा वेरिएंट ही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% दुनिया में जितने कोरोना के केसेस हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ही हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। जहाँ तक ओमिक्रॉन जो नया नाम दिया गया है, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट से डेराइव हुआ है, तो इसका जो सवाल है इसमें अगर देखा जाए तो एक स्पाइक प्रोटीन जो बनाता है जीन, इसको हम एस जीन कहते हैं, और उसी जीन में और स्पाइक प्रोटीन वाले एरिया में जो रिसेप्टर को बाइंड करता है, ACE2 रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारी सेल्स पे होते हैं, उससे वायरस जब आता है तो बाइंड करता है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए डेल्टा में अगर हम देखें तो 2 म्यूटेशंस थे जिसने कि इतनी तबाही हम बात कर रहे हैं कि तबाही मचाई, और इसमें हैं 10 से ज़्यादा, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ही 10 से ज़्यादा म्यूटेशन हैं, और ओवरऑल इसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई भी एक आम लोग भी, कि जिसमें 2 जब म्यूटेशंस थे तब उसने इतनी तबाही और इतने केसेस, इनफर्टिलिटी हुई और इतने केसेस हुए, तो जिसमें 30 ओवरऑल म्यूटेशंस हुए हों और जिसमें 10 से ज़्यादा म्यूटेशंस एक स्पाइक प्रोटीन वाला जीन जो होता है उसमें हुए हों, तो डेफिनेटली वायरोलॉजिकली या साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये महसूस होता है कि डेफिनेटली उससे ज़्यादा घातक होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब डेल्टा में जो आया, अप्रैल मई में जो आया, तब में और अब में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो गए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे जितने हॉस्पिटल्स थे, इंक्लूडिंग हमारे एम्स भोपाल में भी, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन प्लांट्स ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अब लग गए। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से बहुत सारे मॉडलिटीज़ अब पता चल गई हैं लोगों को कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये उससे ज़्यादा घातक भी हुआ तो भी हमें लगता है कि उतना मृत्यु दर नहीं होगी, क्योंकि हमारे सारे हॉस्पिटल्स, हमारी सारी सरकारें, हमारे सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और हम सभी लोग इसके लिए अभी पूरी तैयारियां कर चुके हैं। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करने से हर्ड इम्यूनिटी के करीब दुनिया जल्दी पहुंच जाएगी, जिससे कोरोना का खात्मा भी हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी, जहाँ तक सवाल है, हर्ड इम्यूनिटी का पहले मानना ये था कि शुरू में इंग्लैंड, जो जहाँ से हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट 200 वर्ष पहले आया, तो उन्होंने भी कहा कि ये जस्ट लाइक एनी अदर वायरस जो होते हैं, वायरस की तरह है, और लोगों को कोई प्रोटेक्शन या कोई प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए जिससे कि सब लोगों में हो जाए। और उन्होंने शुरू में कोई बंदिशें नहीं लगाई थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन जब बाद में देखा कि ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं पैदा हो रही है और लोग ज़्यादा मर रहे हैं, और दुनिया में जब WHO और बाकी देशों ने भी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया इस चीज़ को, कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी होगी तब तक हम लाखों लोगों की जान गंवा देंगे। लगभग 60% लोगों को इन्फेक्शन हो जाना चाहिए तब हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है, लेकिन 60% लोगों को इन्फेक्शन होना और लगभग 2 से 3% लोगों की डेथ उसमें से हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो डाटा है उसमें लगभग 2% मोर्टलिटी रेट है। तो अगर उस तरह से देखें तो कितने लोगों की हम जान गंवा देंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट रहना कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और तब ये खात्मा इसका हो जाएगा, ये धारणा मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि जितने भी वायरस आए हैं अभी, स्मॉल पॉक्स और पोलियो जो वैक्सीन की वजह से ख़त्म हुए हैं दुनिया से, उसके अलावा
आज तक जितने भी वायरसेस आए हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, एंडेमिक हो जाते हैं, बने रहते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ कोई भी वायरस अपने आप, क्योंकि जिसकी संरचना हो गई है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो अपना रूपांतरण करता रहता है, रूप बदलता रहता है। तो कोरोना रहेगा, लेकिन हाँ ये बात अवश्य है कि जिस तरह से हम सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जो इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड रहेगा, और जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है उस तरह से, उसी फ्लू से अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में बहुत लोगों की डेथ होती है, इंडिया में कम होती है। तो ये जो इन्फेक्शंस जो होते हैं डेफिनेटली इम्यूनिटी पैदा होती है, लेकिन तब तक अपने आप को ये छोड़ देने के लिए, पब्लिक को ये छोड़ दें कि हम हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तब कोरोना चला जाएगा, वो बहुत देर हो जाएगी। हम अपने प्यारे जनों को, बहुतों की, लाखों को हम खो देंगे, तो वो उचित कदम नहीं है, और वो सोचना भी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। क्या आरटीपीसीआर टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की जा सकती है या किसी अन्य तरह के कोई विशेष टेस्ट की आवश्यकता है? दूसरे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो प्रिलिमिनरी जांच होती है उसमें आरटीपीसीआर से ही इसका टेस्ट होगा, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें एक जो पीसीआर होता है उसमें बहुत सारे जीन्स को हम एम्पलीफाई करते हैं। यूजुअली जितने भी पीसीआर की किट हैं उनमें 2 या 3 टारगेट को एम्पलीफाई किया जाता है। तो इसमें से अगर जिस किट में एस जीन एम्पलीफिकेशन का प्रोविज़न होगा तो वो किट इसको एम्पलीफाई एस जीन को नहीं करेगी, तो वो वहाँ पर हो सकता है कि वो इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जिसमें अदर देन एस जीन होंगे, ई जीन होगा, ओ आर एफ होगा, आर डी आर पी तो होता ही है सब में, तो वो उस तरह के जो जीन होंगे उनमें ये एम्पलीफाई होंगे और आर टी पी सी आर टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा एडवाइस किया गया है कि बिकॉज इसमें इतने म्यूटेशंस हैं और एस जीन इसमें मिस होता है, और इसीलिए साउथ अफ्रीका में जब इसका पता चला तो उसी से पता चला था कि इसमें एस जीन फेलियर आ रहा था। क्योंकि जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो एक जो हमारे जो रिपोर्ट आती है उसमें वो बता देता है एस जीन फेलियर, ई जीन फेलियर, आर डी आर पी फेलियर, इस तरह से। तो इसमें उन्होंने देखा कि सभी में एस जीन का फेलियर था, बाकी जीन एम्पलीफाई हो रहे थे, वो डिटेक्ट हो रहे थे, लेकिन एस जीन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए वही टेस्ट जो गलती से पता चला कि ये शायद गलती हो रही है उनके लैब में, वही पता चला बाद में कि ये ही इसका काइंड ऑफ एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। लेकिन एस जीन फेलियर अगर आ रहा है तो वो मोस्ट लाइकली ओमिक्रॉन है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए होल जीनोम सीक्वेंस करनी पड़ती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में थर्ड वेव आने की कितनी संभावना है और लोगों को इससे बचाव के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, ये भी मैं बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं कह रहा, बट वास्तविकता ये है कि अभी हमारे त्यौहार आने वाला है, क्रिसमस आएगी, उसके बाद फर्स्ट जो 31 जनवरी को शायद हम सभी जानते हैं कि इंडिया में किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना होता है और खूब डांस होते हैं, खूब गैदरिंग होती है, और उसके बाद इलेक्शंस आ रहे हैं। तो सारी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होनी है। जिस तरह से पिछली बार भी अगर देखा जाए तो मेजर जो एपिडेमिक का जो लहर जो एकदम बड़ी थी वो इलेक्शंस की रैलीज़ की वजह से हुई थी, और इस बार भी फिर वही सिचुएशन आने वाली है। तो मैं तो चिंतित हूँ कि आ सकती है। मेरा मानना तो ये है, अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, कंप्लेसेंसी आ गई जैसे पिछली बार हम लोगों ने सोच लिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार यह है कि लोग सावधान हैं। शायद इसलिए अगर सावधानी रखेंगे और प्रिकॉशंस रखेंगे, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होंगी और संयम से अपने सारी, चाहे इलेक्शन की रैली हो या दूसरे जो भी फंक्शंस हों, उनको करेंगे, तो शायद हम इसको देर कर सकते हैं या इसको टाल सकते हैं। नए वेरिएंट की खबरें आ रही हैं। बच्चों का टीकाकरण भी अभी शुरू नहीं हुआ है और कई जगह अब बच्चों के स्कूल भी ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुल रहे हैं। कितना सुरक्षित मानते हैं इसे और क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा इशू है जो बिल्कुल इसमें सभी लोग, हम लोग चिंतित हैं, बिकॉज अभी बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन बनी भी है, जिसका गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी यूज़ के लिए जो लाइसेंस भी किया है, वो भी वैक्सीन अगले महीने से प्रॉब्ली उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी से लगेगी। और वो भी अभी जो ट्रायल में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, 1-2 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को लगाने के लिए कहा गया है, तो वो करेंगे और वहाँ देखेंगे, जिसको फेज़ 3B ट्रायल कहते हैं। तो वो
चल रहा है, तो उसमें देखेंगे कितना असर आता है, कितना प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसके बाद सारे इंडिया में फिर उसको रोल आउट किया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं और उनके से फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए लिए कि उनके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं और उनके स्कूल टीचर्स भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो एक खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कुछ केसेस में, कुछ जगह कर्नाटक में या दूसरी जगह कुछ स्कूल के बच्चे इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी एडल्ट हैं जिनको वैक्सीन अवेलेबल है वो सभी वैक्सीनेट अपने आप को कर लें। कोशिश करें कि ऑफलाइन ज़्यादा रहें, लेकिन ऑफलाइन के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे थे वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाए, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थी। तो इसीलिए सरकारों ने सोचा है कि ऑफलाइन मीन्स कैंपस में आके बच्चे पढ़ें। तो वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, और बैलेंसिंग एक्ट में यही है कि हमको बच्चों को आने दें, लेकिन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जागरूकता होनी चाहिए कि वो वैक्सीनेटेड हों, बच्चों को मास्क लगा के सैनिटाइज करके, टीचर सारे वैक्सीनेटेड हों, ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी बच्चे भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं और शायद बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन भी नहीं होंगे।